जो संविधान की मूल भावना है प्रेमबल के अंदर और कर्तव्य दिए हुए पब्लिक को, वो तो साथ रख करके आप जो नीतियाँ हैं, जो कार्यक्रम में सिद्धांत कांग्रेस के हैं, वो अपना लो आप तो खाली, बस और कुछ नहीं करना है। सतही देश में जो आज हालात बन गए हैं मोदी जी के राज में, तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, धज्जियां उड़ रही ये हमारे संविधान की, लोकतंत्र खतरे में है, दुरुपयोग हो रहा है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का, जुडिशरी में दबाव है। ये तमाम बातें लोग समझ जाएंगे, लोग खुद ही समझ जाएंगे। हम अपने आप को दृढ़ रखें, युवा पीढ़ी हो चाहे नौजवान हो। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल-हक रहमान। सीएम अशोक गहलोत इस वक्त राजस्थान की सियासत में कई मुद्दों को लेकर के साफ तौर पर आर पार की लड़ाई की स्थिति में नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर पार्टी में स्थिरता बनाए रखने का एक बड़ा जिम्मा बना हुआ। और दरअसल इसके कारण ही ये माना जा रहा है दर्शकों कि आने वाले समय में कई मुद्दों को लेकर और ख़ास करके इस तरीके के मुद्दों को लेकर के जो स्थिति बन रही है, वो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अशोक गहलोत सत्ता को दोबारा रिपीट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ जो पेश कर रही हैं। दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात भले ही करते हों, लेकिन उनकी नज़र साफ तौर पर पार्टी के भीतर चल रही उस घमासान पर ही टिकी रहती है। दरअसल इसको लेकर के यहाँ पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्होंने जो मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है कि प्रदेश में फिर से एक बार सत्ता रिपीट होगी और कई बड़े आरोप भी लगा दिए। सुनिए इस खास वीडियो में। देखिए 2030 विजन जो हम लेके चल रहे हैं, उसकी लॉन्चिंग बहुत जल्दी होगी। और मैंने अभी कहा मीटिंग के अंदर कि जो विजन 2030 तक कम से कम राजस्थान भी देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित हो, ये हम सबका सपना होना चाहिए प्रदेशवासियों का। वो तभी पूरा होगा जब हर प्रदेशवासी किसी वर्ग का हो, किसी क्षेत्र के हों, सब मिलके इस दिशा में सोचें। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे आप अपना सुझाव भेजें। अभियान चलेगा कॉलेज में, स्कूलों के अंदर ऐसे कंपटीशन है बच्चों के लिए, डिबेट कंपटीशन से वो करवाएंगे। अभी जैसे युवा नीति घोषित हुई है, तो हम देखा होगा सबको पूछ के उन्होंने युवा नीति बनाई है, उन सब वर्गों को साथ लेंगे। और प्री बजट में हम लोग जो बुलाते हैं इंडस्ट्री वालों को, ट्रेड वालों को, धर्म गुरुओं को बुलाते हैं, मजदूर संगठनों को बुलाते हैं, जिन को बुलाते हैं, उन सबको भी इन्वॉल्व करेंगे। हम चाहेंगे सब मिलकर के ऐसी विजन डॉक्यूमेंट बन जाए हमेशा के लिए, जिससे उस वक्त तक जो है 30 जब आएगा तब कम से कम हम राजस्थान वाले गर्व से कह सकते हैं हम भी देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित हैं। बस ये मेरा सोच है। उन सब आएगी, पर कैपिटा इनकम भी आ जाएगी, IMR, MMR जो तो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कैसे कम और हो, हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़े, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें वो तो ही है, सोशल सिक्योरिटी कैसे हम और अधिक मजबूत कर सकें। जो हम नवाचार कर रहे हैं राजस्थान में और मजबूती आए उसके अंदर। मतलब आज भी राजस्थान कई क्षेत्रों में हम लोग पहल हम करते हैं देश के अंदर, और बाकी राज्य फॉलो कर रहे हैं, ये तो आपके सामने है। तो क्यों नहीं हम जो है विजन ही बना रहे हैं हमेशा के लिए, तो हमारे नई पीढ़ी को एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि राजस्थान का नौजवान कुछ भी कर सकता है देश के लिए, प्रदेश के लिए। ये मेरी भावना है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी जोड़ने की बात कही थी सीपी जोशी जी ने, कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी इसमें जोड़ना चाहिए ताकि बच्चे इसको भी पढ़ सकें, समझ सकें इस नीति में। तो बचपन से हम लोग ऐसे आए हुए हैं, जो 1980 में आए थे, जिसमें सीपी जोशी जी भी थे। आज देश के अंदर कांग्रेस नेता जितने भी हैं देश के अंदर 40 साल में जो बने हैं, मैं बार बार कहता हूँ, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हों, चाहे वो CM बने हों, चाहे वो केंद्रीय मंत्री बने हों, AICC महामंत्री बने हों, या कोई पद पे गए हों, तमाम लोग जो है 80 के दशक में जो आए थे जीत करके यूथ कांग्रेस से, NSU से, वही छाए हुए अभी तक है, वही छाए हुए अभी तक है। और हम चाहते हैं कि उसके बाद में जो 90 का दशक भी आया है, लगातार 40 साल किसे कहते हैं, लंबा अरसा होता है, तो 40 साल के अरसे में भी नई पीढ़ी आनी चाहिए, जो उस रूप में जो हमारी पीढ़ी थी जिसने संकट देखा। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, डटे रहे हम लोग, कमिटमेंट हमारा था कांग्रेस नीतियों से, कार्यक्रमों से, सिद्धांतों से।
आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, वो जज्बा सुनते थे, समझते थे, और वो भावना रख के दिल के अंदर राजनीति करना सीखे हम लोग। उसके कारण स्थायी रूप से हम लोग जमे रहे, स्थायी रूप से। हम तो ये सपना देखते नई पीढ़ी के लोग आए, वो भी पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से प्रतिबद्ध हो गए पार्टी के प्रति। अगर अपना आप समर्पित कर देते हैं तो उनका भविष्य उज्जवल है, उनके साथ में देश का भविष्य उज्जवल है। अगर वो उनका कमिटमेंट नहीं होगा, खाली कोई पद लेने तक सीमित रह जाएंगे कि मैं कोई बन जाऊं, पद लेकर बैठ जाऊं। पद ले सकता है, कई लोग पद मिल जाते हैं, पर ना वो पार्टी का ना देश का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते वो। तो मैं अपील करना चाहूँगा तमाम नौजवानों को, आप खाली सिर्फ और सिर्फ जो संविधान की मूल भावना है प्रेमबल के अंदर और कर्तव्य दिए हुए पब्लिक को, वो तक साथ रख करके आप जो नीति हैं, जो कार्यक्रम है, जो सिद्धांत कांग्रेस के हैं, वो अपना लो आप तो खाली, बस और कुछ नहीं करना है। स्वतः ही देश में जो आज हालात बन गए हैं मोदी जी के राज में, तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, धज्जियां उड़ रही लोग ये हमारे संविधान की, लोकतंत्र खतरे में है, दुरुपयोग हो रहा है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का, जुडिशरी में दबाव है। ये तमाम बातें लोग समझ जाएंगे, लोग खुद ही समझ जाएंगे। हम अपने आप को दृढ़ रखें, युवा पीढ़ी हो चाहे नौजवान हो, हर कांग्रेस जन मेरा मानना अगर रखेगा तो देश का भविष्य भी उज्जवल है, मेरा मानना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये मुस्लिम मोदी मित्र बना रहे हैं, हर स्टेट को डायरेक्शन दिए गए साल में ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम मोदी मित्र बनाओ, कि कैसे डाइवर्ट हुए पूरे मतलब जो स्कीम्स हैं वो रहे उसके लोगों को। देखिए, अब ये मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, देश समझ रहा है, देश समझ रहा है। हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। वो चाहे अगर मुस्लिम प्रेम जागृत हो गया है तो इसमें क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि उनके सब धर्मों के लोगों के प्रति, सब जातियों के प्रति उनका प्रेम जागृत हो। हम दुआएं करते हैं प्रधानमंत्री जी से, आरएसएस वालों से, अमित शाह जी से, आपका प्रेम जागृत हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, फारसी हो, जैन हो, सिख हो, हर जातियों के साथ में, दलितों के साथ में। पर मेरा अनुभव कहता है कि 70 साल तक कभी ये लोग बोले नहीं, ना महात्मा गांधी का नाम लिया, ना लिया नाम सरदार पटेल का नाम लिया, ना अम्बेडकर का नाम लिया। खाली अब चुनाव जीतने के लिए गुजरात गए, इसलिए गुजरात में बहुत बड़ा बनाया, स्टेचू बनाया है पटेल साहब का, अच्छी बात है। पर उनको पूछो भाई आपने 70 साल तक नाम क्यों नहीं लिया सरदार पटेल का? क्योंकि सरदार पटेल ने यहाँ पे बैन लगाया था, आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था, वो आपके टीस आपके दिल के अंदर थी, इसलिए आपने नाम नहीं लिया, सरदार पटेल का नाम नहीं लिया, गांधी जी का नाम नहीं लिया। क्योंकि गॉड से कौन था सब जानते हैं। पंडित नेहरू को आपने जानबूझ के, जो उनका त्याग बलिदान था, 10-10 साल तक जेल में बंद रहे वो उस जमाने के अंदर, उनका बुलाना चाहते हो। अगर आप इतिहास को बुलाओगे, महापुरुषों को, आप फिर महापुरुष कैसे बन पाओगे देश के अंदर? ये चिंता उनको खुद को होनी चाहिए, उनके संगठन को होनी चाहिए कि हमारे नेताओं का नाम आने वाली पीढ़ियाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद में कैसे नाम लेगी इनका, बताइए। ये इनका अप्रोच बहुत गलत अप्रोच है, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। सरकार ने डेमोक्रेसी किसने दी है? कांग्रेस ने दी डेमोक्रेसी देश को, इसलिए डेमो की रक्षा हमने करी है, जान दे करके इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, खालिस्तान नहीं बनने दिया। तो ये हमें पाठ सिखाते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बना दो, वंशवाद चल रहा है। आपको क्या पंचायती है, हमारी पार्टी में क्या चल रहा है? हम पूछते हैं कि आपके आरएसएस वाले क्या करते हैं, बीजेपी वाले क्या करते हैं, उनके परिवार में क्या चलता है? हम पूछते हैं कि उनको, वो कौन होते पूछने वाले कि हमारी पार्टी में वंशवाद है क्या है? अरे वोट तो गुप्त होते हैं, तब भी क्यों इस परिवार को लोग चाहते हैं, चाहते रहेंगे? क्यों बताइए, इनको पूछो, इनको जवाब इनके पास में। आप पंचायती कर दो बिना हमारे कांग्रेस की, मुक्त कर दो कांग्रेस को देश से, क्या मुक्त कर दोगे? कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होने वाली है, हर घर में कांग्रेस है देश के अंदर। इनकी पार्टी की हालत खराब हो रही है, इनकी पार्टी में फूट है, इनकी पार्टी में वो रेस्पेक्ट खत्म हो रहा है मोदी जी का खुद का। ये चिंता की वजह होना चाहिए मोदी जी खुद के लिए। आज जो पहले रेस्पेक्ट था पब्लिक में, वो तो कम हुआ है। मोदी जी का रेस्पेक्ट जो है उसके साथ में इनकी पार्टी में कम हो रहा है।
पूछ लीजिए आपके बीजेपी वालों से कि मीटिंगों में क्या होता है, पहले क्या होता था, अब क्या होता है। इनके संसदीय दल की मीटिंग होती है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल के अंदर, वहाँ क्या माहौल होता है, पहले क्या था अब क्या है, मालूम कर लीजिए आप लोग। मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा इस बात को समझा, ओबीसी के संबंधित प्रधानमंत्री हो, ओबीसी का मान सम्मान तो रखो कम से कम। आप जिस प्रकार से आपका अप्रोच है उससे आपकी पार्टी आपके खिलाफ हो रही है, धीरे धीरे रिवोल्ट हो सकता है आपके खिलाफ में, तो आप समझ सकते हो। अब सुनते रहे आरएसएस के इनके बीच में बनती कि नहीं बनती, हमें क्या मतलब उनसे, बनो नहीं बनो। हम तो ये कहते हैं देश एक रहे, अखंड रहे, उसके लिए मैं समझता हूँ पूरे देशवासियों, किसी पार्टी के हैं, किसी विचारधारा के लोग हैं, सबको देश प्रेम के लिए, भारत माता के लिए एकजुट रहना चाहिए, मेरा मानना। बस एक छात्र नेता इंतजार कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव का, वो शिक्षा राज्य मंत्री जो है हमारे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, वो इसको दिखवा रहे हैं, बातचीत करके वो फैसला करेंगे। वो कह रहे हैं कि आपके पास फाइल है, आप ही अंतिम फैसला लेने वाले हैं। नहीं, अच्छी बात नहीं है, वो तो मैं बात करूंगा उनसे। पत्र लिखने की और एफआईआर दर्ज करवाने की आपने बात की। ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, लिंडो कमेटी बनी थी, लिंडो कमेटी में रिकमेंड बहुत शानदार थी, चुनाव होने बंद हो गए थे। मैं ही वो मुख्यमंत्री हूँ जिसने राजस्थान में चुनाव वापस प्रारंभ करवाए थे। हमसे बड़ा कमिटमेंट किसका होगा चुनाव के अंदर। पर आज जो पैसे खर्च करें बच्चे अभी से ही, जब एमएलए एमपी के चुनाव लड़ रहे हों, तो कहाँ से पैसे आता है, क्यों खर्च कर रहे हैं। और जो लिंडो कमेटी की रिकमेंडेशन थी कोड ऑफ कंडक्ट की, उस धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उसको हम पसंद नहीं करते। चुनाव भी आ रहे हैं असेंबली के। तो आपने सुना दर्शकों, अब सवाल यह है कि इसका कितना ज़्यादा राजनीतिक फायदा या फिर राजनीतिक नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है, और इसको लेकर के क्या बड़े सवाल जो है खड़े होते नजर आ सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।